औषधि जिला में इसका लोन पहुंचा है। देखिए मेरे साथियों, हम किस कारण के लिए हमारा जो संघर्ष चालू है, हमारा जो आंदोलन चालू है ये देश के अंदर में, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए हमारा जन्म कैसा हुआ है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए हम ओबीसी किस माध्यम से हम पैदा हुए हैं और हमारी आज तक की स्थिति क्या है, हमारा विकास क्या क्या हुआ है और आने वाले स्थिति में कैसा रहेगा। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ। आपको पता नहीं होगा मेरे सभी ओबीसी साथियों, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला है ओबीसी का जन्म कब हुआ है आपको पता होना चाहिए, और जन्म होने के बाद इसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी इन सरकार की है। और आज की स्थिति में क्या है आपको पता है, देश के अंदर में शेड्यूल एससी का है, शेड्यूल एसटी का है, जो पहले ही से प्रावधान है। आपको देश के अंदर में आपको पता होगा, जिस देश के अंदर में हमारे स्वातंत्र के पूर्व में ये सविनय चळवळ चालू थी, सविनय कायदे भंग की एक कमेटी देश के अंदर में आया था, तभी ये देश के अंदर में एससी और एसटी 1990 में इनको मान्यता मिली थी। और इसके बाद में जो 1935 के एक्ट के अनुसार ये देश के अंदर में एससी और एसटी का आरक्षण पहले से प्रावधान हुआ। बाद में देश की आजादी हुई, देश को स्वतंत्रता मिली, और इसके बाद में और कई संविधान सभा के अंदर में बहुत चर्चा हुई, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोले थे जो एससी एसटी के अलावा एससी आणि एसटीच्या व्यतिरिक्त एक वर्ग आहे, तो वर्ग म्हणजे ओबी अदर ब्लॅकवर्ड। आणि हा जो सी लागला, आज सी केव्हा लागला ओबीसीचा हे नंतर पुढे मी तुम्हाला 5-10 मिनिटांमध्ये सांगतो। कारण का देशाच्या स्वातंत्र्याच्या पूर्वी या देशामध्ये फक्त 2 वर्ग होते, एससी आणि एसटी। त्याच्यामध्ये डीसी म्हणून होता, डिफरन्स क्लास म्हणून, डिफरंट क्लास 1, डिफरंट क्लास 2 हे 2च वर्ग होते। आणि तिसऱ्या वर्गाचा जन्म केव्हा झाला तुम्हाला माहित असेल, या देशाचं संविधान निर्माण झालं आणि या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं। या देशामध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका 1952 झाल्या आणि त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 340व्या घटकाच्या आधारे प्रावधान करून ठेवलं, जन्म व्हायचाय तुमचा ओबीसीचा जन्म व्हायचाय। पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्ग याच्या व्यतिरिक्त 1 वर्ग, याला ओबीसी नाही म्हणलं, अदर ब्लॅकवर्ड आहे कोणीतरी हे म्हटलं, आणि त्याचं प्रावधान 340व्या कलमामध्ये करून ठेवलं। आणि हे कशासाठी केलं, भविष्यामध्ये याच्या आधारे 340 आर्टिकल के आधार से देश का राष्ट्रपति और संसद कानून बनाएगा, आयोग की नियुक्ति करेगा, और इसके बाद में ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान 340 आर्टिकल के अंदर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रावधान करके रखा कि आगे में जब इस देश के अंदर में इनका खुलासा हो जाएगा तो 340 आर्टिकल के अंदर के राष्ट्रपति और संसद कानून बनाएगा और आयोग की नियुक्ति करेगा। इसके बाद में ये जो ब्लैकवर्ड क्लासेस है इनको आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा करते करते देश का चुनाव हो गए। बाद में काका साहेब कालेलकर आयोग आया और राष्ट्रपति ने इसकी नियुक्ति किया, और ये होने के बाद 1955 में 1955 त्या आयोगाच्या शिफारशी आल्या आणि त्या आयोगानुसार तुम्हाला किती आरक्षण मिळालं, 70% आरक्षण दिलं गेलं। परंतु काही त्यावेळेच्या परिस्थितीत
पद्धतीनं आणि या देशाच्या काही सत्ताधाऱ्यांनी तो आयोग फेटाळला आणि तो थंड बस्त्यात राहिला, तुम्हाला आरक्षण मिळालं नाही असं करता करता हा प्रवास सुरू राहिला आणि एक दिवस गैर काँग्रेसी सरकार या देशामध्ये आलं. त्या सरकारने आश्वासन या देशातला ओबीसींना दिलं, आम्ही जर या देशाच्या सत्तेमध्ये आलो तर हम ओबीसी का कुछ सहूलत देने की जरूर प्रावधान रखेंगे. इसके बाद में मोरारजी देसाई ने 1977 में एक आयोग की नियुक्ति की. ये बिहार का जो एमपी था बिंदु प्रसाद मंडल, इनके नाम पर एक आयोग की नियुक्ति की और ये इनकी सिफारिश बनाने के बाद में 1979 में इसका वाला आया. त्या आयोगाचा शिफारसी 1979 ला आल्या आणि मग तोही आयोग सरकार पडलं. 77चं सरकार 79 ला पडलं आणि तो आयोग थंड बस्त्यात राहिला. आणि ऐसा करते करते बाद में क्या हुआ, देश के अंदर में विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजीव गांधी के सरकार में वित्त मंत्री थे, वो बाद में इनका बोफर्स आया और देश के अंदर में श्रीलंका के अंदर में जो शांति सेना भेजी थी, इनका विरोध होने के बाद इस देश के अंदर में एक नई सरकार बनी 1989 में, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी. तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये प्रावधान करने की बात रखी, तो इसके देश के अंदर में एक मंडल यात्रा निकाली. आपको पता होगा देश के अंदर में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में देश के अंदर में एक तरफ मंडल और दूसरे तरफ कमांडल, ऐसी यात्रा निकाल दिया. आपको पता होगा इस देश के अंदर में ज्यादातर ओबीसी की संख्या थी और इसको प्रावधान देने की बात यूपी सिंह ने की थी. तो इसके बाद में इन सरकार को लगा यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी बहुसंख्य वालों को आरक्षण दे दिया तो हम कई साल तक सत्ता में नहीं आ सकते. तो इन्होंने क्या किया, हमारे लोगों को हाथ में पकड़ लिया और हमारे ये मंडल आयोग के खिलाफ खड़े कर दिया और ये मंडल जाने वाला था. तो आखिरी क्या हुआ, 9 तारीख को अगस्त के 90 में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी और सरकार गिराने की कोशिश चल रही थी. ये जानकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह को पता चला और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 7 अगस्त 1990 में यह मंडल आयोग लागू कर दिया, ये सिफारिश. और तब से इनका जन्म हुआ, ये ओबीसी अदर ब्लैक क्लास है. तब से आपको क्या पता है, जब पहली जनगणना पहली जो आरक्षण का प्रावधान का आकाश साहब कालेलकर के अंदर में, तब हमारी संख्या कितनी थी, 2499. जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण का प्रावधान किया तब हमारी जनगणना जनता कितनी थी, संख्या कितनी थी, 2443, 3743 इतनी संख्या थी. और उन्होंने आरक्षण देने की बात रखी, आरक्षण दे दिया. और कौन से जनगणना के आधार पर, आपको पता होगा तब जनगणना देश के अंदर में पहली जो देश के आजादी की सरकार अपने वाली सरकार बनने से पहले जो 1931 में कॉन्सेंस हुआ था, जनगणना हुई थी, उनके आधार पर 52% संख्या गिनी गई आप सब लोगों की, 52%. इनके आधार पर 27% आपको आरक्षण मिला. तब से हम लोग, हमारे बच्चे सभी नौकरियों में, शिक्षा में, सभी इसमें भाग ले रहे और हमारी प्रगति हुई है ये यूपी सिंह के माध्यम से. और ये 27% आरक्षण इन लोगों को खटक रहा है. पहले से हमारी संख्या कितनी है आज, वो गणना 1931 की, आज गणना 1927 की, 2027 की जनगणना होने वाली है. इसके पहले तो 2-4 जनगणना हुई, एम्पिरिकल डेटा नहीं मिला और आपको आरक्षण जो जितना चाहिए उतना नहीं मिला. इसके लिए हम आपको कहना चाहते हैं, आज देश के अंदर में हमारी आबादी कितनी है ओबीसी की,
हमारा जन्म कभी हुआ आपको पता होना चाहिए। हमारा जन्म 1990 में हुआ ओबीसी का और एससी का पहले हुआ। इसके अंदर में देश के अंदर में 4 लोगों का आरक्षण दिया जाता है, एससी को, एसटी को, ओबीसी को और एक नहीं VJNT का 2004 में आया। इसमें से ईसीबीसी का आरक्षण आया। एक 4 आरक्षण का प्रावधान है। इसमें से VJ और NT का 2004 में अलग करे इंदिरा साहनी प्रकरण आया था 2014 में 4 में। इसके अंदर में उन्होंने बोला था ये उपवर्गीकरण बोलते हैं उसको, इसके जी रोहिणी आयोग बोलते, इनके माध्यम से इसका उपवर्गीकरण हो गया और VJNT अलग अलग हो गया और आरक्षण देश के अंदर में 52% हो गया। और ये बात अलग है, हम इसके अंदर में नहीं जाना चाहते क्योंकि बाकी भी लोग बोलने वाले, लेकिन आज आप लोगों को जागरूक करने का मकसद क्या है। आज ओबीसी को जो 27% आरक्षण है वो आरक्षण किनके आधार पे 1931 के जनगणना के आधार पर 1931च्या जनगणनेच्या आधारावर 27%। आज आपली आबादी 70%च्या वर गेली आहे, तर आम्हाला आरक्षण किती हवं आहे? 50%च्या वर हवं आहे। आणि ही सरकार द्यायला तयार नाही आणि उलट कायची बेईमानी करणार आहे, समझले का नहीं? हंगामा तो खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आग कहीं भी हो आग लगना चाहिए, तुम्हारे सिनेमा नहीं तर मेरे सिनेमे से आग लगना चाहिए। आग या गोष्टीसाठी लागली पाहिजे, कारण का त्यांना आता काय करायचं आहे, जर या आबादीला ओबीसीला जर जास्त आरक्षण दिलं गेलं तर खुल्या वर्गासाठी आरक्षण राहणार नाही, एससी एसटीचं आरक्षणाला हात लावू शकत नाही। मग आता काय करायचं, आता हे आरक्षणाचं टक्केवारी वाढून घेणार आहे आणि म्हणून जर या देशामध्ये जर या ओबीसीची आम्ही जर जनगणना केली याची संख्या वाढणार आहे ही भीती त्यांना आहे, त्याच्यामुळे त्यांची संख्या वाढू द्यायची नाही। म्हणून त्यांनी एक कॉलम केला आणि 34 प्रश्नाचा एक कॉलम आहे, 34 प्रश्न आहे, त्याच्यामध्ये एससीचा कॉलम आहे, किती संख्या ते मोजणार आहे, काही हरकत नाही, त्यांची मोजली पाहिजे, एसटीची मोजली पाहिजे, पण ओबीसीची कोण मोजणार? ओबीसीची संख्या मोजावी आणि त्यांच्या प्रमाणात आम्हाला आरक्षण मिळावं ही आमची मागणी आहे, ही आमची पोटदुखी आहे, हे आमचं दुःख आहे आणि याच्यासाठी आम्ही लढतोय। जर तुम्ही आता झोपून राहिला, जागृत राहिला तर भविष्यामध्ये या देशामध्ये जेव्हा केव्हा तुम्हाला आरक्षणाच्या माध्यमातून जर तुमचा कोठा वाढणार आहे, तुमच्या मुलाबाळांना नोकऱ्या मिळणार आहे, शिक्षणामध्ये तुमची प्रगती ओबीसीची होणार आहे, ती सगळी रोखल्या जाणार आहे। म्हणून आमचं म्हणणं हेच आहे, काही करा आणि ते सांगतात फेज 1 फेज 2 दुसऱ्या फेज मध्ये आम्ही ते जनगणना करणं आम्हाला नकोय, तुमचा आश्वासन आम्हाला नकोय, कारण का मी तुम्ही 2025 ला सांगितलं होतं आम्ही जनगणना करतोय म्हणून त्यांनी धोका दिलाय आणि याच्यामध्ये कालाम टाकलेला नाही, म्हणून आमचा विरोध आहे। आमचा जनगणनेला विरोध नाही, पण तुम्ही आमची संख्या मोजा, आमचे डोके मोजा आणि मग आम्हाला लढाई करता येईल, त्यांच्यासाठी लढता येईल। आमची संख्या इतकी आहे, संख्येच्या बरोबरीत आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, याच्यासाठी तुम्ही रस्त्यावर उतरणार आहे आणि त्यांना जबाब विचारणार आहे, ही त्यांची डोकेदुखी आहे। परंतु त्यांनी काय केलं, ओबीसी आज झोपलेला आहे, ओबीसी आज जागृत नाही, याच्याच वाट्याचं आम्ही इतरांना वाटू आणि बाकीचे जे काही 3-3.5% 15% लोक आहेत देशामध्ये त्या लोकांना याचा वाटा मिळावा, त्यांनी सगळे पद हस्तगत करावी, शिक्षणामध्ये तीच पोहोचावी, हा सगळा दृष्टिकोन आहे। म्हणून या देशामध्ये ओबीसीची जनगणना करण्यास त्यांना मंजूर नाही, परंतु आम्ही ठामपणे त्यांना सांगा या देशामध्ये जर तुम्ही जनगणना करत असाल तर आम्हाला तो त्या जनगणनेला आमचा विरोध आहे। जोपर्यंत तुम्ही आमचा कलम देत नाही, आमची संख्या मोजत नाही, तोपर्यंत आम्ही प्रेमानं सांगा आणि हे सर्वांची गरज आहे। हेच कुठं भविष्यामध्ये तुमच्या मुलाला, कारण पहिलं पाहता तशा पाहणं या देशामध्ये नोकऱ्या सगळ्या खतम केलेल्या आहेत, या देशामधली सगळी सार्वजनिक क्षेत्र या देशातल्या सगळ्या भांडवलदारांच्या हातामध्ये दिलेली आहे। आता शिक्षण राहिलं नाही, या देशामध्ये लाखोच्या घरामध्ये शाळा बंद झालेल्या आहे आणि गोरगरिबांचे मुलं आता त्या मोठ्या मोठ्या उच्च 50,000च्या
शाळा बंद झाल्या आणि मग या देशामध्ये राईट टू एज्युकेशनचा अर्थ काय, राईट टू फंडामेंटलचा अधिकार काय आहे, या देशाच्या कॉन्स्टिट्यूशनला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला सुंदर असं संविधान निर्मिती केली, त्याच्यामध्ये सगळं प्रावधान केलेलं आहे. बाकीचं आम्ही नंतर काय करायचं ते करत बसू, पण आज हाच एक महत्वाचा मुद्दा आहे जनगणनेचा. आणि जनगणनाची नोंद आमची करावी, आमची डोके मोजावी आणि आमच्या मुलाला न्याय मिळावी. आणि त्याच्या माध्यमातून काय होईल, शिक्षणामध्ये तुमचा कोटा वाढेल, शिष्यवृत्तीमध्ये तुमचा कोटा वाढेल, रोजगारामध्ये तुमचा कोटा वाढेल, नोकऱ्यामध्ये तुमचा कोटा वाढेल, ज्या काही शासकीय निधी येतो ओबीसी करता त्यांच्यामध्ये तुमचा कोटा वाढेल. हा फायदा यामुळे होणार आहे. जर हे झालं नाही, तुमची त्या 1931 नुसारच 27% तुम्हाला आरक्षण मिळेल आणि फार कमी. आणि आता यदि काल परवा एक सर्क्युलर त्या सरकारने काढलं, जर तुमचा किती मुलगा हुशार असेल गुणवत्तेच्या बाबतीत, त्याला वरचं आरक्षण घेता येणार नाही. ओपन वाला, ओपन कशासाठी आहे, तो ओपन सर्वांसाठी खुला आहे, पण त्यांनी सांगितलं खुल्यामध्ये तुम्हाला जाता येणार नाही, स्पर्धा करता येणार नाही. जर तुम्ही आरक्षण शीट मधून आला असाल तर ही इकडे बेईमानी त्या सरकारची चालू आहे. जातीय धर्माच्या नावाखाली तुम्हा आम्हाला लढवल्या जात आहे, हिंदू मुस्लिम या देशामध्ये केल्या जात आहे. एकीकडे सांगितले देश का हिंदू खतरे में, अरे देश का हिंदू मुसलमान सो खतरे में नहीं, तो देश का पंतप्रधान ये देश का मुस्लिम नहीं है, देश का चीफ मिनिस्टर मुस्लिम नहीं है, सभी ज्यादा से ज्यादातर एमपी देश के अंदर में हिंदू है. और खतरा है ये सत्ता वालों से है, क्योंकि देश की ज्यादातर जंगल जमीन संपत्ति देश के भांडुलदार के हाथ में देना चाहते हैं और आपको भिखारी करना चाहते हैं. इसका डावपेच आप समझ जाना चाहिए और थोड़ी जानकारी लेना चाहिए. ये जो माहौल अभी देश के अंदर में चल रहा है और ये जनगणने का, और हर आजू बाजू के गांव में आप लोगों ने जागरूक होकर बताना चाहिए मेरे साथियों. और एक ठहराव निकालो, हर गांव के ग्राम पंचायत में ठहराव निकालना चाहिए. हमारे संगठन के अंदर में कई जो हमारे अम्बेडकरी संगठन है, आदिवासी संगठन है, इन्होंने भी हमको समर्थन दिया है, क्योंकि हम सभी भाई एक साथ लड़ना चाहते, क्योंकि इनका भी इसका जो आरक्षण है, इसका भी उपवर्गीकरण की प्रक्रिया चालू है, इनका भी जाने वाला है इसलिए, और आपको भी कोई मिलने वाला नहीं है. और इसके देश के अंदर में ये सभी की लड़ाई एक साथ आपको लड़ना है. और आगे बाकी तो प्रश्न बहुत सारे हैं. शायरों में फर्ज है मेरा आईना दिखाना, बैठकर लाशों पर गजल कह नहीं सकता, चाहे जो जुल्म की सजा दो मुझे, लेकिन जुल्म पर खामोश नाही बैठता. कोणी आता खामोश बसलो नाही पाहिजे, कारण या देशामध्ये शेतकरी सुखी नाही, बेरोजगार सुखी नाही, महिला सुखी नाही. रोज अत्याचार या देशामध्ये महिलांवर चालू आहे आणि सत्ताधाऱ्याकडून जास्त चालू आहे. तुम्ही युट्यूब व्हाट्सअप तुम्ही जे पाहत असाल त्या सगळ्या गोष्टीवर पाहून टाका. महिला सुरक्षित नहीं, एक दिन यही बता रहे थे सरकार, देश के अंदर में हमारी महिला सक्षमीकरण करेंगे, महिला को हम न्याय देंगे, किसान को दाम देंगे. आपका पता होगा 2018 के अंदर में दिल्ली के बॉर्डर में 720 किसानों ने आत्महत्या की, शहीद हुए हैं. कई लोगों ने इनके ऊपर गाड़ी चला है. ये देश के लिए न्याय है. आज किसान आत्महत्या क्यों करना चाहता है? आपको पता होना फर्टिलाइजर और खाद के दाम क्या है, बड़े है. और ये जो इनके जो धान का जो मूल्य है वो कितना भाव है, इनके आधार पर हमें देश के अंदर में कानून क्या बताता है. देश के अंदर में हमारा जो खर्चा है इनके ऊपर 50% नफा रख के हमको भाव देना चाहिए. कहा गए तुम्हारा एमएसपी, और देश के अंदर में मूल्य नहीं है. देश का किसान, और एक कानून कल परसों फरवरी में एक कानून देश के अंदर में किया है, अमेरिका के साथ में करार बनाया है इन लोगों ने, और करार के माध्यम से जो टैरिफ लगा है इनको 18% हमारा जो बाहर जाएगा 18% टैरिफ लगाया, और इनका माल आएगा फ्री में देश के अंदर में आएगा, क्योंकि उद्योगिक प्रधान देश है. 900 हजार एकड़ इनके पास जमीन है, और इनको फर्टिलाइजर और खेत के लिए उनका अनुदान मिलता है. और हमारे देश का किसानों का अनुदान बंद कर दिया है. हमारा किसान, भारत का किसान अमेरिका किसान के साथ कैसा स्पर्धा करेगा, ये जानकारी आपको होना चाहिए. और देश के अंदर में अभी इतने एमके, आपका कल परसों एक कानून गिरा है, आपको पता है कौन सा कानून है? नारी शक्ति का कानून देश के अंदर में गिरा हुआ है. आपको पता है 131वीं जनगणना ये अमेंडमेंट आया है, घटना दुरुस्ती के माध्यम से बिल आया है, और देश के अंदर में यह बिल गिरा है.
और देश के अंदर में ऐसा कानून की खुटी ठोक दिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, और तेरे पास बहुमत होगा 272 273, लेकिन ये कोई भी कानून बदलाना है, कोई भी कानून लगाना है, इसके लिए 382 एमपी लगता है। ऐसा कानून की खुदी ठोक दिया है बाबा साहब आम्बेडकर ने। क्या बदलाएगा देश का कानून? बहुमत आएगा तो बदलेगा, तो बदलेगा, हम भी जागरूक हो जाएंगे। और इसके बाद में एक कानून गिरा दिया, महिला को आरक्षण देना चाहते हैं। सितंबर 2023 में आरक्षण महिला का मंजूर हुआ है देश के अंदर में, वही कानून 2034 में लागू होगा। अभी चालू हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये परिसीमन आयोग में 850 लोग बढ़ाना चाहते हैं देश के अंदर में, 145 करोड़ के अंदर में 850 एमपी बढ़ाना चाहते हैं। अरे देश के अंदर में 5 कोटी एक एमपी को देखो में कितना पैसा जाएगा, और कौन सा विकास करना चाहते हैं? ये देश के अंदर में किसान का विकास करना चाहते हैं। देश के अंदर में टाटा, बिरला, मोहम्मदला, किर्लोस्कर, बजाज, अंबानी, अदानी, इन लोगों का विकास करना चाहते हैं, और हमारे किसान को आत्महत्या करना चाहते हैं। हमारे आज परीक्षा में क्या हो रहा है, परीक्षा में के अंदर में क्या कर दिया इन लोगों ने? परीक्षा पोस्टमार्टम करते, परीक्षा में घोटाला करते हैं। रात दिन हमारे बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद में परीक्षा में घोटाला करते हैं पैसे के लिए। और कौन डॉक्टर बनाएगा? और देश का कानून, ये लोग इतने झूठे वादे करते हैं, ये परीक्षा का भी ये माध्यम झूठा करते हैं, किसानों का झूठा करते हैं, बेरोजगारी का तो कोई हाल नहीं। अभी देश का सभी सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर दिया, कोई नौकरियां नहीं है, क्योंकि बहुत कम हो गया। इसके बाद में नौकरियां नहीं है तो आरक्षण भी खत्म होने वाला है। इसके लिए आगे की लड़ाई आपको लड़ना है। और इसी के साथ में साथियों आपको नमस्कार नमन करता हूँ, और मेरे शब्द का विराम देना चाहता हूँ। पुनश्च सभी को मेरा नमस्कार, क्रांतिकारी जय भीम, और सभी को जय ओबीसी, जय संविधान करके मैं शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।